इंट्रोडक्शन द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इंसान की ऐसी कमजोरियां हैं जो वो अवॉइड नहीं कर पाता है। हम लोग शॉर्ट माइंडेड होते हैं, लालची होते हैं। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। हम इंसानों के अंदर फिकल माइंडेड और सेल्फ डिफिटिंग जैसी वीकनेसेस होती है। हम अगर अपनी कमजोरियों या लॉज को अच्छे से समझ जाए तो हम अपनी लाइफ काफी बेटर बना सकते हैं। फिर ना तो कोई हमारा फायदा उठा पाएगा और ना ही कोई अपने ट्रैप में हमें फंसा सकता है। लेकिन कई बार हमारी खुद की कमजोरी ही हमें मुसीबत में डाल देती है। इस बुक में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही फेमस लोगों की स्टोरीज शेयर करेंगे जो अपनी कमजोरियों और ह्यूमन नेचर से ऊपर उठकर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े। देखा जाए तो हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हमारे अंदर कई सारी कमियां होती है, लेकिन अगर हम अपनी इन कमियों को खुद पर हावी होने देंगे तो लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी वीकनेसेस पर काबू पा ले तो हम खुद को एक बेटर इंसान बनाकर एक बेटर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। द लॉ ऑफ कॉवेटसनेस। गैब्रियल शनेल 11 साल की थी जब उसकी मदर की डेथ हो गई। उसके फादर ने गैब्रियल और उसकी 2 बहनों का फ्रांस के एक कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दिया और फिर कभी वापस उन्हें मिलने नहीं आए। एक दिन गैब्रियल को कॉन्वेंट में कुछ रोमांटिक नॉवेल्स मिले, शायद कोई बाहर से ये नॉवेल लेकर आया था। तब से गैब्रियल को सिंड्रेला टाइप की स्टोरीज अच्छी लगने लगी। वो इन स्टोरीज की प्रिंसेस के साथ खुद को कंपेयर करती थी जो बचपन में गरीब होती है मगर बड़े होने पर किसी राजकुमार से शादी करती है और एक खुशहाल लाइफ जीती है। 18 साल की उम्र में गैब्रियल कॉन्वेंट छोड़कर सीमस्ट्रेस की पढ़ाई करने के लिए बोर्डिंग स्कूल चली गई। गैब्रियल पढ़ाई के साथ साथ टाउन के अलग अलग हिस्सों में घूमने जाती और इसी दौरान उसे थिएटर का शौक भी लग गया था। थिएटर में जो एक्ट्रेस काम करती थी, गैब्रियल को उनके कलरफुल कपड़े और मेकअप बड़ा अच्छा लगता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक फेमस एक्ट्रेस बनेगी। गैब्रियल ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अपना स्टेज नेम रखा कोको शनेल। थिएटर में काम करने से गैब्रियल को डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग सीखने का मौका मिला, मगर गैब्रियल को बड़ी जल्दी ही समझ आ गया था कि उसे अब तक सक्सेस नहीं मिली है जो वो डिजर्व करती है। फिर उसे पता चला कि कई एक्ट्रेस को उनके अमीर लवर्स सपोर्ट करते हैं जो उनके महंगे शौक पूरे करते थे। ज्यादातर एक्ट्रेस लग्जूरियस लाइफ जीती थी। उन्हें एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कपड़े और शूज का शौक था। असल में देखा जाए तो अमीरों के पैसों पे मजे करने वाली ये खूबसूरत एक्ट्रेसेस किसी मिस्ट्रेस से कम नहीं थी। ये अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठाते हुए किसी अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखती थी। और कोको के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका एक अमीर चाहने वाला था, एटियन बल्सन। उसने कोको को अपने मेंशन में रहने के लिए इनवाइट किया। बाल्सन मेंशन में कुछ और लेडी गेस्ट भी आई हुई थी जिनकी सेक्सी कर्वी बॉडी के आगे कोको लड़का लग रही थी। कोको चाहती तो कोई भी आदमी उसका दीवाना हो सकता था, मगर वो रेस्टलेस थी। वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं थी। एक दिन कोको मिस्टर बाल्सन के बेडरूम में गई। उसने उनका वार्डरोब चेक किया तो उसे कुछ ड्रेसेस दिखी। उसने उनके से कुछ ड्रेसेस निकाली और उन्हें ट्राई किया। उसने बटन वाली शर्ट्स, कोट पेंट और हैट पहन के देखे। उसे एक एंड्रोजिनस स्टाइल का आइडिया, एंड्रोजिनस स्टाइल एक ऐसा स्टाइल जो आधा मेल और आधे फीमेल स्टाइल के कपड़ों से बना हो। कोको ने कोर्सेट्स और गाउन्स पहनने छोड़ दिए। मर्दों के कपड़े पहनकर उसे बड़ा फ्री और कंफर्टेबल फील होता था। बाकी दूसरों एक्ट्रेस उसके स्टाइल से जलती थी क्योंकि कोको की बॉडी पर एंड्रोजिनस स्टाइल बड़ा सूट करता था। मिस्टर बाल्सन भी उसके इस नए लुक पर फिदा थे। कोको शनेल समझ चुकी थी कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। उसे वही फ्रीडम और पावर चाहिए थी जो सोसाइटी में मर्दों के पास है, फिर चाहे वो पावर उसे सेंस ऑफ फैशन में ही क्यों ना मिले। कोको के डिजाइन किए हैट इतने पॉपुलर हुए। उसने हैट्स को फेमिनिन लुक देने के लिए उन पर फीदर्स और रिबन्स लगाए थे। ये हैट्स बड़े स्टाइलिश और इजी टू वियर थे।
पूरे शहर में कोको के डिजाइनर हैट्स की धूम मच गई थी। ये हैट्स थिएटर इंडस्ट्री की एक्ट्रेस का नया स्टाइल क्रेज बन गया और उन्हें देख के शहर की बाकी औरतें भी स्टाइलिश हैट्स ट्राई करने के लिए क्यूरियस हो गई। मिस्टर बाल्सन का पेरिस में एक फ्लैट था जो उन्होंने कोको को अपना बिजनेस चलाने के लिए दे दिया। हैट्स के अलावा कोको अपने डिजाइन किए एंड्रोजनस क्लोथ्स भी सेल करती थी। उस टाइम औरतें फैशन के नाम पे सिर्फ कोर्सेट्स और गाउन्स पहनती थी, मगर कोको ने फैशन का ट्रेंड ही चेंज कर दिया था। औरतों को उसके कपड़े इसलिए भी पसंद थे क्योंकि वो उन कपड़ों को पहनकर कहीं भी जा सकती थी। शनेल ब्रांड अपने स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और डेयरिंग क्लोथ वेयर के लिए फेमस था। कोको शॉर्ट हेयर रखती थी और अपने क्लाइंट्स को भी छोटे बाल रखने के लिए एंकरेज करती थी। शनेल ब्रांड के कपड़े अमीर औरतों के लिए स्टेटस सिंबल बन गए थे। सारी अमीर औरतें पार्टीज में शनेल की ड्रेसेस और हेयर स्टाइल का शो ऑफ करती थी। 1920 तक कोको शनेल वर्ल्ड की बेस्ट फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। फैशन इंडस्ट्री में उसे एक ऑथोरिटी माना जाता था। लेकिन कोको की जर्नी अभी पूरी नहीं हुई थी। कोको खुद का परफ्यूम ब्रांड रिलीज करना चाहती थी। उससे पहले किसी और फैशन ब्रांड ने परफ्यूम के बारे में नहीं सोचा था। उन दिनों मार्केट में सिर्फ फ्लोरल सेंट वाले परफ्यूम आते थे। शनेल ने डिसाइड किया कि उसका परफ्यूम सबसे अलग होगा, एक ऐसी महक वाला परफ्यूम जो किसी भी फ्लावर से ना मिले फिर भी काफी खुशबूदार हो, जो लेडीज एंड जेंट्स दोनों को अट्रैक्ट करे। उसने परफ्यूम के लिए एक यूनिक नाम सोचा। मार्केट में जो परफ्यूम आते थे वो सब किसी ना किसी फ्लावर के नाम पर थे, लेकिन कोको ने एक मिस्टीरियस नाम रखा, शनेल नंबर 5। इसके लिए उसने काफी मॉडर्न टाइप की पैकेजिंग भी चूज की और 2 इंटरलॉकिंग सी वाला लोगो क्रिएट किया। कोको ने अपना न्यू परफ्यूम एकदम अलग तरीके से लॉन्च किया। उसने अपनी पूरी शॉप में परफ्यूम स्प्रे कर दिया। हवा में एक खुशबू फैल गई। जो भी शॉप के पास से गुजरता वो इस खुशबू से अट्रैक्ट होकर शॉप में आता और परफ्यूम खरीद कर ले जाता। कोको ने अपने अमीर कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स भी दिए। ये परफ्यूम सबको इतना पसंद आया कि सारे पेरिस के अमीर लोगों शनेल नंबर 5 यूज करने लगे। इनफैक्ट ये परफ्यूम लोगों के सर चढ़कर बोला। शनेल नंबर 5 हिस्ट्री का बेस्ट सेलिंग परफ्यूम बन गया। इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा ही मिस्ट्री और टैबू की तरफ अट्रैक्ट होता है और कोको शनेल इस ह्यूमन नेचर को बखूबी समझती थी। यही वजह थी उसने अपने पास्ट को हमेशा सीक्रेट रखा। वो हर किसी को एक डिफरेंट स्टोरी बताती थी अपने बारे में। वो इतनी सीक्रेटिव थी कि किसी से भी अपना क्रिएटिव प्रोसेस शेयर नहीं करती थी और ना ही ज्यादा पब्लिक में जाती थी। कोको ने अपने चारों तरफ एक मिस्ट्री की दीवार बना रखी थी। कोको शनेल ने अपने ब्रांड को थोड़ा सा रिबेलियस भी रखा था। उसने स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया था। सोसाइटी में औरतों को बड़े फेमिनाइन और डेलिकेट यानी छुई मुई वाली इमेज में देखा जाता था, लेकिन कोको ने औरतों के लिए जो कपड़े डिजाइन किए वो काफी डेयरिंग टाइप के थे। ट्रेडिशन एकदम अलग। कोको का स्टाइल बोल्ड और ब्यूटीफुल था। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है, वो औरतों को शॉर्ट हेयर रखने के लिए एंकरेज करती थी। स्विम सूट से लेकर लिटिल ब्लैक ड्रेस और अपने एंड्रोजनस स्टाइल क्लोथिंग से कोको ने सोसाइटी के नॉर्म्स बदल कर रख दिए थे। एक्चुअल में ये एक ट्रिक है कि परफ्यूम शनेल नंबर 5 नाम से पता नहीं चलता कि सेंट बना किस चीज से है, जबकि रियल में ये सेंट जास्मीन और बाकी फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है। इस तरह कोको शनेल ने पावर्स ऑफ डिजायर, मिस्ट्री और बिजनेस टैबू का यूज किया और अनलिमिटेड सक्सेस अचीव की। The law of self-sabotage. अंटोन चेखोव रशिया के तागनरोग टाउन में पैदा हुए। उसके फादर ग्रोसरी शॉप चलाते थे और मदर एक हाउसवाइफ थी। चेखोव के 4 भाई और एक बहन थी। चेखोव फैमिली काफी गरीब थी। चेखोव के फादर पावेल शराब पीकर बच्चों को पीटते थे, चाहे उनकी कोई गलती हो या ना हो। फिर कुछ टाइम बाद चेखोव के बड़े भाई काफी बड़े हो गए। अब उन्हें और फादर की मार नहीं खानी थी, इसलिए वो मॉस्को चले गए। निकोलाई को आर्टिस्ट बनना था और अल्केजेंडर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था।
दोनों भाई अपने शराबी फादर से दूर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते थे और पावेल भी अब अपने बेटों को रोक नहीं पाया। उसके ग्रोसरी स्टोर में कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी, दिन ब दिन उधार बढ़ता ही जा रहा था। पावेल ना तो अपना काम ही संभाल पाया और ना ही अपनी फैमिली। एक रात वो घर छोड़कर चुपचाप चला गया। जिन लोगों से उसने उधार लिया था वो उनसे बचने के लिए अपने दोनों बेटों की तरह घर छोड़ दिया था। फिर बाकी चेखोव फैमिली भी घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। वो लोग भी मास्को चले आए। बस एंटोन ही अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए अकेला रह गया था। उस टाइम एंटोन सिर्फ 16 साल का था। बेचारे के पास ना तो पैसे था ना ही उसकी फैमिली उसके साथ थी। एंटोन किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने फादर पर आता था। कुछ टाइम तक तो वो डिप्रेशन में चला गया, मगर फिर उसने सोचा चाहे जो भी हो वो लाइफ की हर प्रॉब्लम फेस करेगा और वो फैमिली ट्यूटर बनकर पैसे कमाने लगा। एंटोन ने सोच रखा था कि बड़े होकर उसे डॉक्टर बनना है। इसके लिए वो काफी हार्ड वर्क भी कर रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्यूशन देने लगा। खुद वो टाउन लाइब्रेरी में जाकर अपनी पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी में फिक्शन पढ़ते हुए वो सपनों की दुनिया में खो जाता था। फिर धीरे धीरे एंटोन ने खुद स्टोरीज लिखना शुरू किया। वो एक सेल्फ मेड इंसान था और इस बात पे उसे खुद बड़ा प्राउड भी था। उसका टाउन ताकनरोग पहले जैसा ही था, पर एंटोन बदल गया था। वो और ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता था। इसी बीच मास्को से बड़े भाई ने लेटर भेजा कि फादर ने सबको फिर से तंग करना शुरू कर दिया है। एंटोन ने अलेक्जेंडर को वापस लिखा, फादर की टेंशन छोड़ो और खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। उसने मिखाइल से बोला, ये कभी मत सोचो कि तुम वर्थलेस हो, तुम्हें औरों से ज्यादा अपना सेल्फ वर्थ प्रूव करना है। एंटोन ने अपने फादर को उनकी हरकतों के लिए माफ कर दिया था। उन्हें लगा शायद बचपन में उनके फादर की भी खूब पिटाई होती होगी। एंटोन के फादर पावेल के अंदर जो नेगेटिविटी थी उसकी वजह ये थी कि उनके फादर ने उन्हें आर्टिस्ट नहीं बनने दिया और एक मर्चेंट बनने पर मजबूर कर दिया था। एंटोन और उसके भाई बहनों को बिटरनेस और गुस्सा विरासत में मिल रहा था, लेकिन एंटोन गुस्से और नफरत भरी लाइफ नहीं जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी और उनके सिबलिंग्स की लाइफ भी औरों की तरह नॉर्मल और खुशहाल हो। उन्हें लाइफ में किसी से भी रहम की भीख नहीं चाहिए थी। नो सेल्फ पिटी एंड नो नेगेटिव आउटलुक, वर्क एंड लव, लव एंड वर्क, ये एंटोन की लाइफ का न्यू मोटो था और यही चीज वो अपने सिबलिंग्स और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था, जिससे हर कोई लाइफ में खुश रह सके। अपनों शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस के जरिए एंटोन ने वर्क एंड लव का मैसेज दिया। 1879 में एंटोन मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए मास्को चले गए और अपनी फैमिली के साथ रहने लग। उनके परिवार की हालत बड़ी खराब थी। एंटोन को देखकर बड़ा दुख हुआ। उनकी फैमिली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एक टूटे फूटे बेसमेंट में रहती थी, जहां ना तो कोई विंडो थी और ना कहीं से लाइट आती थी। ऊपर से फैमिली का माहौल भी खराब था। उनके फादर छोटी मोटी जॉब्स करते थे और माँ दिन रात घर के कामों में उलझी रहती थी। फादर को शराब की लत के साथ बाजारू औरतों का भी चस्का था। एंटोन के छोटे भाई बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। अलेक्जेंडर और निकोलाई आर्टिस्ट और राइटर थे, लेकिन उन्हें भी शराब की लत पड़ चुकी थी। एंटोन ने सोच लिया था कि वो अपनी फैमिली को चेंज करके ही रहेंगे। शुरुआत उन्होंने घर की साफ सफाई और बर्तन धोने से की। ये देखकर उन्हें भाइयों को शर्म आई और वो भी उनकी हेल्प करने लगे। एंटोन को जो मेडिकल स्कॉलरशिप मिलती थी उसे वो सेव करते थे। अपने छोटे भाई बहनों को दोबारा स्कूल भेजने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। अपने फादर के लिए उन्होंने एक अच्छी जॉब ढूंढी और फैमिली के रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी, जो पहली वाली जगह से काफी बेटर था। फाइनली एंटोन का परिवार अब पहले से बेटर सिचुएशन में था। एंटोन चेखोव ने एक बार बोला था, मेडिसिन मेरी वाइफ है और लिटरेचर मेरी मिस्ट्रेस। उन्होंने अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाया था। यही नहीं, उन्होंने सखालिन आइलैंड के प्रिजन्स की सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्प की। एंटोन ने अपनी राइटिंग के थ्रू उनकी टेरिबल सिचुएशन को एक्सपोज किया था। इंसान के अंदर सेल्फ सबोटेज की टेंडेंसी होती है। जब लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो अपनी लाइफ और भी मिजरेबल बना लेते हैं, मगर एंटोन चेखोव इस बात से एग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसान चाहे तो अपने एटीट्यूड से अपने हालात भी बदल सकता है। उनकी लाइफ का एक सिंपल और पावरफुल मोटो था, वर्क एंड लव। एंटोन गरीबी में पले बढ़े,
फिजिकल अब्यूज से गुजरे एक होपलेस सिचुएशन में उनका पूरा बचपन बीता था, मगर एंटोन चेखोव एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सब कुछ फेस किया मगर अपना मोराल कभी डाउन नहीं होने दिया। और एक ब्रेव इंसान वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद को टूटने ना दे। एंटोन के इसी राइट एटीट्यूड ने ना सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की लाइफ भी बेटर बना दी थी। अपनी डेस्टिनी के लिए कभी अपने हालात को ब्लेम मत करो। आपके आसपास चाहे कितने भी नेगेटिव लोग रहते हो, तुम खुद कभी नीचे मत गिरो। चॉइस आपके हाथ में है, ये आपकी लाइफ है, इसे चाहे जैसा बना लो। तो एंटोन चेखोव की इस स्टोरी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं।